नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है D83 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में। सवाल कह रहा है कि क्या ये नोडल एजेंसी है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला जो लाइन है वो सही है। जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसका मेन काम है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। देखो, जब भी कोई एक्ट पास होता है तो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक्ट पास हुआ 2005 में। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स बनाए गए। ठीक है, ये रूल एक तरह से वो नियम होते हैं जिसको फॉलो करके ये जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया हमारे रिकॉर्ड का कस्टडियन है। जो भी सरकारी रिकॉर्ड है, जो भी पब्लिक रिकॉर्ड है, इसके साथ साथ प्राइवेट पेपर्स हैं, ठीक है ना, चाहे ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश एरा के, वो सब चीज़ें, माइक्रोफिल्म्स, इन सबको वो रखता है संजोग के, उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। क्या इसको स्टैब्लिश किया गया है यूएन चार्टर के द्वारा? हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर से। इसमें 15 मेंबर हैं। 15 में से 5 तो परमानेंट हैं, 5 परमानेंट हैं, जो 10 हैं वो टेम्प्रोरी हैं। ठीक है, 10 टेम्प्रोरी जो है ना, इनका टेन्योर 2 साल का होता है। टेन्योर इनका 2 साल का होता है। हर 2 साल पे दूसरे कंट्री इलेक्ट होते हैं। पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। 5 साल नहीं, 2 साल का टर्म होता है, इसीलिए थर्ड आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड काटते ही सी चला गया। ठीक है, 1 एंड 2 बी में भी है, 1 एंड 2 डी में भी है। तो मेरे को चेक करना है कि क्या 4 सही है क्या। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर मंथ रोटेट होती है, हर मंथ बदलती है। इसके जो 15 मेंबर हैं ना, 15 मेंबर के जो कंट्री के जो नाम हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो पहले मंथ इसका होगा, अगले मंथ जो प्रेसिडेंसी है वो इस कंट्री का होगा। इस तरह चलता है। मतलब कि एक कंट्री का प्रेसिडेंसी जो है ना वो 15 महीने के बाद उसके पास आता है, क्योंकि हर महीने अलग अलग बनेगा। तो जो चौथा है वो करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओशियन कमीशन के बारे में, IOC के बारे में। तो इंडियन ओशियन कमीशन का इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया को अभी फ़िलहाल ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। तो आपका दूसरा गलत है। पहला करेक्ट है। जो पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन है इसके ज़रिए इसको बनाया गया था। ये 5 देशों का ग्रुप है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। इसमें मेडागास्कर आता है, कॉमरोस आता है, सेचेल्स आता है, मॉरिशस आता है, और जो फ्रेंच रियूनियन है ये आते हैं। तो ये जो 5 आइलैंड कंट्री हैं वो सब इंडियन ओशियन कमीशन के मेंबर हैं। अब ये जो कमीशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो चोक पॉइंट के अराउंड है। मोजाम्बिक चैनल एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट क्या होता है? एक पतली सी वाटर बॉडी जिससे होकर के ट्रेड पास होता है, ट्रैफिक पास होता है ओशियन में, जिसको बंद कर देने पर, जिस वाटर बॉडी को क्लोज कर देने पर ट्रेड रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाब अल मंदाब, जो भी स्ट्रेट हैं ये सभी चोक पॉइंट हैं। उनको बंद कर देने पे ट्रेड रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया चाहे तो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है ना, ये एशिया का एक प्राइमरी चोक पॉइंट है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार सी में हमारा जो ट्राई सर्विस बेस है उसको यूज़ करके अगर हमने इसको रोक दिया तो जो भी ट्रेड हो रहा है वेस्ट एशिया से या अफ्रीका से इसके थ्रू वो रुक जाएगा। इसी कारण से चाइना ने किया क्या है, चाइना ने ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ना, यहाँ पे वो डेवलप किया है ताकि स्टेट ऑफ मलक्का पर उसका डिपेंडेंस कम हो जाए, ठीक है ना। तो इधर आने के बजाय वो ग्वादर पोर्ट पे ही अपना माल ले जाएगा और लैंड रूट से, ज़मीन रूट से वो ले जाएगा सामान अपने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि दुनिया में कौन कौन से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो चोक पॉइंट हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, पनामा कैनाल हो गया, बाब अल मंदाब हो गया, ठीक है, सुएज कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तुर्किश स्ट्रेट है, ये सभी क्या हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सभी चोक पॉइंट्स हैं। ओके, अगला सवाल है IRNSS, इसको नाम रखा गया है नाविक। नाविक GPS है, जैसे कि GPS USA का है ना, तो इंडिया का जो सिस्टम नेविगेशन का उसका नाम रखा गया है नाविक। तो उसका क्या क्या इस्तेमाल है, व्हीकल को ट्रैक करने में GPS के जैसा, मैपिंग में, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन, बोल बोल के बताएगा कि दाएं जाइए बाएं जाइए, आपदा प्रबंधन में, प्रिसाइज टाइमिंग में, क्योंकि इसमें एटॉमिक क्लॉक लगे होते हैं। इनके सैटेलाइट में 7 सैटेलाइट हैं टोटल IRNSS में, उसमें एटॉमिक क्लॉक लगे होते हैं टाइमिंग के लिए। 1 2 3 4 5 ये चारों के चारों यूजेस हैं IRNSS के। 2 तरह का सर्विस देता है ये नाविक की सर्विस, 2 तरह की होती है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग जैसे कि जो बाकी यूज़र्स हैं ना, जो जनरल पब्लिक है उसको ये सेवा मिलती है। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो हाई एक्यूरेसी की होती है, इसके लिए परमिशन लेना, जैसे कि जो हमारे आर्मी वगैरह है ना, उसको वो सेवा मिलती है। जितनी एक्यूरेसी आपको मिलती है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी US का जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मिलता है GPS से, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन है IRENA के बारे में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि जो सरकारें होती हैं ना, ये इसका मेंबर होता है, जो कोऑपरेशन बढ़ाएगा, अडॉप्शन प्रमोट करेगा, क्या, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को प्रमोट करेगा। पहला करेक्ट है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करेगा एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल एनर्जी पर। सेकंड सही है। इट इज़ एन ऑफिशियल ISA ऑब्जर्वर, नहीं, ये गलत है। हाल में ही जो UN जनरल असेंबली है ना, इन्होंने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ठीक है। तो आपका जो तीसरा है वो गलत हो गया, 1 और 2 करेक्ट है, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।